अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बांग्लादेश में खूनी इनकलाब ने शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज गुरूब कर दिया है। अवामी दबाव के आगे शेख हसीना वाजिद को सर झुकाना ही पड़ा और उनको अपने ओहदे से बरतरफ होना ही पड़ा है। दर हकीकत बांग्लादेशी अवाम हुकूमत की पॉलिसी से नाला थी, माशी नाइंसाफ़ी उरूज पर थी, बदउनवानी अपनी हदों को छू रही थी। फिर इसके अलावा शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को आमरीत से भी तशबीह दी जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया। बांग्लादेश में हालिया आम इंतखाबात के वक्त शेख हसीना वाजिद ने अपने मुखालिफिन को ज़ेर अताब रखा, उन्हें सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का यह भी कहना है कि गुज़श्ता 15 सालों में 80 से ज़ायद अफराद, जिनमें से अक्सरियत हुकूमती नाकिदीन की है, वो लापता हो चुके हैं और उनके अहले खाना को उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। अब शेख हसीना वाजिद की आमिराना तर्ज सियासत ही थी जिसकी वजह से उनके खिलाफ अवाम में आहिस्ता आहिस्ता गम गुस्सा बढ़ने लगा और रही सही जो कसर है वो कोटा सिस्टम ने पूरी कर दी। और यही वजह है कि अवाम शेख हसीना वाजिद की रिहाइशगाह में दाखिल हो गए, जिस माशरे में माशी नाइंसाफ़ी हो तो वहाँ ऐसे इनकलाब बर्पा होते हैं, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ है। बड़ी गलती शेख हसीना वाजिद की हुकूमत से जो हुई वो ये थी कि उसने ताकत के जोर पर अवामी एहतजाज को कुचलने की कोशिश की। शेख हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वालों को गद्दार कहा, मुजाहिरीन को दहशतगर्द कहा। जवाब में मुजाहिरीन का रद्द-ए-अमल फितरी था, जिन्होंने शेख हसीना वाजिद से इस्तीफे का मुतालबा किया और ये दबाव वक्त के साथ साथ इतना बढ़ गया कि शेख हसीना वाजिद अवामी गैज़ो गज़ब के आगे बेबस और लाचार दिखाई देने लगी। बांग्लादेशी हुकूमत के गुरूर ने खूनी फसाद बपा किया। जुलाई में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा की तहरीक में अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। शेख हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम में भी नाइंसाफ़ियों के उसूलों को अपनाए रखा। एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 80 लाख बांग्लादेशी नौजवान नौकरियों की तलाश में हैं। कम तालीम याफ्ता अफराद के मुकाबले में यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील अफराद में बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा है। बांग्लादेश तैयारशुदा कपड़ों की बरामदात का पावर हाउस बन गया है। यह मुल्क आलमी मंडी में तकरीबन 40 अरब डॉलर्स मालियत के कपड़े बरामद करता है। इस शोबे में 40 लाख से ज़ायद अफराद मुलाजमत करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर खवातीन हैं। लेकिन पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल के लिए फैक्ट्रियों की ये नौकरियां काफ़ी नहीं हैं। ऊपर से बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के हवाले से कोटा सिस्टम नाफिज था, जिसके तहत 56% नौकरियां तकसीम की जाती हैं, जिसके तहत 1971 की जंग में हिस्सा लेने वालों के बच्चों को 30%, खवातीन और मखसूस अजला के लिए 10% मुलाजमतों का कोटा मख्तस किया जाता है। और यही वजह थी कि बांग्लादेशी तलबा इस कोटा सिस्टम का खात्मा चाहते थे, लेकिन शेख ने ताकत के जोर पर उन्हें दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। शेख हसीना वाजिद पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि उन्होंने अपने करीबी लोगों को ही नवाजा। शेख हसीना वाजिद 2009 से स्ट्रेटेजिक तौर पर वाक़ई जनूबी एशियाई मुल्क पर हुकूमत कर रही थी। वो जनवरी में होने वाले 12वें आम इंतखाबात में मुसलसल चौथी बार और मजमूई तौर पर 5वीं मुद्दत के लिए मुंतखब हुई। अब 20 साल के इक़्तिदार में शेख हसीना वाजिद ने ताकत के जोर पर आवाम को दबाने की कोशिश की, जिसका रद्द-ए-अमल ये निकला कि आज शेख हसीना वाजिद को फरार होकर भारत रवाना होना पड़ा। अहम और दिलचस्प बात यह थी कि बांग्लादेश की फ़ौज ने अवाम का साथ दिया और बांग्लादेशी फ़ौज ने शेख हसीना वाजिद को हुकूमत छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया। अगर यूँ कहा जाए कि शेख हसीना वाजिद की मुखालिफत में हवाओं का रुख हर समत में चलना शुरू हो गया, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ, अब बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज है और यहाँ उभरी हुकूमत का क़याम अमल में आएगा, जिसके बाद आम इंतखाबात कराकर नई मुंतखब हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। बहरहाल बांग्लादेशी अवाम आज बहुत खुश नजर आ रहे होंगे। यकीनी तौर पर यह बांग्लादेशी अवाम की फतह है। मुल्क में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरे शायद शेख हसीना के सियासी करियर का सबसे बड़ा चैलेंज थे और इससे कबल मुल्क में होने वाले इंतखाबात भी तनाज़ात का शिकार हुए थे। इन इंतखाबात के नतीजे में शेख हसीना की जमात लगातार चौथी मरतबा इक़्तिदार में आई थी। उनके इस्तीफ़े के मुतालबात किए जाते रहे, लेकिन शेख हसीना ने मज़ामत जारी रखी। अब शेख हसीना वाजिद के भारत जाने पर भी सवालात खड़े हो गए। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म ने भारत के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हमेशा अपना दोस्त कहा और बरमला एतराफ़ किया कि भारत की मदद से 1971 में पाकिस्तान को 2 लख्त करके बांग्लादेश का वजूद अमल में लाया गया था। इसके अलावा भी उनके कई इक़दामात को बांग्लादेशी अवाम भारत नवाज समझते थे और उन्हें पजीराई नहीं मिलती थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं को फांसी की सज़ा दी गई और इस पर अमल दरामद भी कराया गया, जबकि हाल ही में बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर पाबंदी भी आयद कर दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश की साबिका वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से हर तरह के रवाबित भी बंद कर दिए थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि भारत नवाज होना भी शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार को नहीं बचा सका। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, बांग्लादेश में सिचुएशन जैसे इवॉल्व हुई है, डेवलपिंग सिचुएशन है खासी हद तक, इंटरिम गवर्नमेंट के क़याम की बात की है, अब ये कहिएगा आप, ये जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हुआ है, इमरजेंसी सिचुएशन है, ये शेख हसीना वाजिद को जो देखना पड़ा, ये भारत नवाज पॉलिसियों का नतीजा है, या आप समझते हैं कि शेख हसीना वाजिद की अपनी जो अथॉरिटेरियन रिजीम थी,
ये उसका खमियाजा उन्होंने आज भुगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। एक तो उनका अथॉरिटेरियन वे ऑफ रूलिंग, और जिस तरीके से उन्होंने जनवरी में जो इंतखाबात हुए इस साल, जिस तरह उनको रिग किया, और फिर उनका जो एक प्रो भारत एक पॉलिसी रही है। लिटरली आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश को एक भारत की सैटेलाइट स्टेट बना दिया था। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसने, और फिर अपोजिशन, जिस तरह आपने कहा, जमात इस्लामी के लीडरों को फांसी भी दी और फिर उन पर पाबंदी भी आयद कर दी। इसी तरह भारत जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उनकी जो लीडर हैं खालिदा ज़िया, वो कई अरसे से घर में नज़रबंद भी हैं। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसने एक पॉलिटिकल सफोकेशन क्रिएट की एनवायरनमेंट में। और उसके बाद अगर पिछले कुछ माह से हम जानते हैं कि बांग्लादेश की इकॉनमी भी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जिसकी वजह से उनको IMF जाना पड़ा। तो तमाम फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और अगर आज भी मैं समझता हूँ कि शेख हसीना इस सारे मामले को ज़्यादा ज़ीरक अंदाज से, बेहतर अंदाज से हैंडल करती तो शायद ये ना होता। लेकिन चूँकि एक इलेक्शंस में धांधली और फिर अपने अपोजिशन को दबा के रखने वाली पॉलिसी, प्रो इंडिया एक एटीट्यूड, और पाकिस्तान के साथ भी किसी हद तक आप कह लीजिए सफारती ताल्लुकात तो हैं, लेकिन हमने कई बार मदऊ किया शेख हसीना को पाकिस्तान दौरे पे आएँ, लेकिन उन्हें वो खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स कभी नहीं दिया। वो उसी 1971 का जो नैरेटिव है उसमें फंसी हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम वो फैक्टर्स हैं। और फिर चूँकि बांग्लादेश के लोग, जो यूथ है, 32 मिलियन पीपल आर अनएम्प्लॉयड देयर, तो यूथ का एक गम गुस्सा तो था ये कोटा सिस्टम को लेकर, और वो चाहते थे कि अब उस जो 1971 का जो नैरेटिव है उससे बाहर निकल कर बांग्लादेश को एक नई राह में डालें। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। देखिए, हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शेख हसीना वाजिद ने जिस अंदाज में वहाँ की फ़ौज को इस्तेमाल किया और जिस अंदाज में वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई, फ़ौज आवाम के आमने सामने आन खड़ी हुई। अब चीफ ऑफ द जिन्होंने हाल ही में वकारुज़्ज़मा साहब ने बतौर आर्मी चीफ ओहदा संभाला है, उन्होंने शेख हसीना वाजिद की मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। आपको लगता है कि अब ये जो इस वक्त सेटअप है, ये वहाँ के अवाम के गमो गुस्से को ठंडा कर पाएगा, वहाँ के लोगों को काम डाउन कर पाएगा, इससे टेम्परेचर नीचे आएगा, मामला संभलेगा बांग्लादेश के लिए? इट शुड हेल्प इन माई व्यू, क्योंकि अब फ़ौज ने बहरहाल अपने आप को डिस्टेंस तो किया है अवामी लीग से और शेख हसीना से। और अगर जो भी इंटरम सेटअप आता है, अब हम नहीं जानते कि वो कितने अरसे के लिए है, आया वो एक तवील मुद्दत के लिए होता है, जिस तरह माजी में भी हम देखते रहे हैं। ये कू तो नहीं है, क्योंकि अगर जो है जनरल जो इक़्तिदार है अपने हाथों में लें, इसलिए उन्होंने सदर से मुलाकात भी की। तो लगता यही है कि एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आप कह लें। देखना यह है कि जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस सेटअप का हिस्सा बनते हैं कि नहीं बनते। अगर ये हिस्सा बन जाएं तो शायद ये फिर एक तवील अरसे के लिए केयर टेकर या ट्रांजिशनल सेटअप हो, जिस तरह माजी में भी बनता रहा है टेक्नोक्रेट्स का एक सेटअप। लेकिन अगर ये कुछ मुद्दत के लिए हुआ तो मुमकिन है कि ये सिर्फ टेक्नोक्रेट्स तक महदूद रहे। और आवाम का गम और गुस्सा चूँकि शेख हसीना की जानिब था, इस वजह से मैं नहीं समझता कि जो मज़ीद है ये मामला बिगड़ेंगे। मेरा अपना ख्याल यही है कि मामला अब बेहतर हो जाएंगे, अब प्रोवाइडेड कि आर्मी जो है वो तमाम जितने दूसरे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चले। और अगर वो ऑन बोर्ड होंगे तो कोई वजह नहीं है कि मामलात बांग्लादेश के लिए बेहतर हो। देखिए, जिस अंदाज में बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, लगता यह है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री है, इट वाज वेरी मच हैंड्स इन हैंड्स विद शेख हसीना वाजिद, और बड़े ब्रूटली पॉलिटिकल अपोनेंट्स को ना सिर्फ कॉर्नर्ड किया गया, उनको सजाएं दी गई, ये सब हुआ। आपको लगता है कि अब जब ये फ़ौज के हाथ में है तो क्या खालिदा ज़िया की नज़रबंदी को ख़त्म कर दिया जाएगा, जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी ख़त्म हो जाएगी, वो कवानीन अबॉलिश हो जाएंगे? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अवामी लीग जो है वो शेख हसीना ही थी। शेख हसीना चूँकि अथॉरिटेरियन, जिसका मैंने पहले अर्ज़ किया, माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रही थी, तो उन्होंने सेकंड टियर लीडरशिप तैयार नहीं की। और अवामी लीग के अंदर भी एक बड़ा खला पैदा हो गया है शेख हसीना की जाने की वजह से। तो फिर अब ले दे के 2-3 पार्टीज़ ही रह गई हैं जो मेन स्ट्रीम पार्टी जिन्हें आप कह सकते हैं।
तो आर्मी को बहरहाल इनके साथ इंगेज करना पड़ेगा, इनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर आर्मी ने मार्शल लॉ नहीं लगाया तो फिर और कोई चारा नहीं है आर्मी के लिए कि वो इन पार्टीज़ को भी ऑन बोर्ड ले। और मुझे जहाँ तक मैंने देखा है मीडिया बांग्लादेश का भी, तो मैं देख रहा हूँ कि वो दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू ऑल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। तो ये खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ चूँकि आर्मी ने डिस्टेंस भी किया अपने आप को शेख हसीना से, उन्होंने उनको मजबूर भी किया कि आप इस्तीफ़ा दें, फिर उन्होंने एक लिहाज से इस हद तक ज़रूर फैसिलिटेट किया कि वो बांग्लादेश छोड़ के अगर ताला पहले पहुंची फिर न्यू दिल्ली। अब मेरा अपना ख्याल ये है कि कुछ अर्सा वो न्यू दिल्ली रहेंगी। लोगों का कहना ये है, जो हम भारत के मीडिया से हमें पता चल रहा है, कि शायद वो फिनलैंड चली जाएं, यूके चली जाएं। ये सारी डिस्ट्रैक्शन की बातें हैं। मेरा अपना ख्याल है कि आज की रात तो बहरहाल वो न्यू दिल्ली में गुजारेंगी। अब आगे क्या होता है, हाउ थिंग्स पैन आउट, वी विल सी, विल वेट एंड सी। बहुत बहुत शुक्रिया। बानी पीटीआई ने भी कुछ रोज पहले पाक फौज से मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का बयान दिया। बज़ाहिर बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ ने यह तासुर देने की कोशिश की कि इसके पाक फौज के साथ मामलात में तब्दीली आ रही है, लेकिन आज DGI-SPR ने एक और मानी खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई के मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि 9 मई वाक़े में पाक फौज का मौक़िफ़ मैंने ना तो कोई पहले तब्दीली आई थी, ना अब कोई तब्दीली आई और तब्दीली आएगी। DGI-SPR इस मुतालिक क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मौजू पे जो फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। अब जिस तरह से सानिया 9 मई में मुलव्वस अफराद को रिलीफ मिल रहा है और हुकूमत उस पर हाथ पे हाथ धरे बैठी है, पाक फौज में तशवीश पाई जाती है। पाक फौज ने एक बार फिर वाज़ेह अंदाज में ये पैगाम पहुंचा दिया कि जिन्होंने 9 मई का वाक़या रचाया उनके लिए किसी किस्म की कोई नरमी नहीं है। यानी जब तक 9 मई के ज़िम्मेदार अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होते तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। अब अगर पाक फौज के इस मौक़िफ़ को देखें तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के इदारों के साथ बेहतर ताल्लुकात होने के दावे में सदाकत नज़र नहीं आती। मुमकिन है पाक फौज में इस बात को लेकर भी तशवीश हो कि उनके मुताल्लिक एक मखसूस जमात की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाक फौज तहरीक इंसाफ से बातचीत कर रही है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज DGI-SPR ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग आम है क्योंकि बानी पीटीआई ने पाक फौज को बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत दी थी। अब यूँ लग रहा है कि पाक फौज एक मखसूस जमात के लिए और भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और आज एक बार फिर DGI-SPR ने दहशतगर्दी का जिक्र किया है। अब डिजिटल टेररिज्म से मुताल्लिक क्या बात हुई, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। फेक न्यूज़ डाली जाती है, गलत तस्वीरें डाली जाती हैं, डॉक्टर्ड इमेजेस डाले जाते हैं, आवाम के जहन में कन्फ्यूजन डाली जाती है, सबके सामने गलत बातचीत की जाती है, खुल के गलत बातचीत करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। जो अफवाज पाकिस्तान है वो इस मामले को बहुत सीरियस लेती है। इसलिए जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे, वही उसका मकाम, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज में इन्वॉल्व हो, तो फौज उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। और उसकी मिसाल आपने देखी है। जहां इंतशारी टोले का लफ्ज़ पहले DGI-SPR इस्तेमाल कर चुके अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, आज सियासी माफियाज की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की गई। क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। आवाम तरक्की करे और उसकी फलाह बहबूद। वो माफिया ये सवाल तो नहीं करता कि जिस अशराफिया की जिम्मेदारी है कि तालीम को यकीनी बनाए, सेहत को, रोजगार को, बिजनेसेस को यकीनी बनाए, वो उन पे सवाल नहीं करेगा। वो ये सवाल नहीं करेगा कि इन चीजों की वजह क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये चीजें आवाम की फलाह बहबूद नहीं हो रही। माफिया समझता है कि उसकी कामयाबी आवाम को मजबूर और गरीब रखने में, ताकि इसका इस्तेसाल कर सके। जब आपके घर में आग लगी, सवाल ये नहीं करते कि तुम आग बुझाने क्यों, वो ये सवाल जरूर करेगा जिसने ये आग लगाई, क्या उसको इस आग लगाने में फायदा। पाकिस्तान की तबाही में उसकी कामयाबी है और हमें ये चाहिए कि हम उसे पहचानिए, उस माफिया को पहचानिए और उसको यकज़बान होकर एक जवाब दें कि तुम जो कुछ कर लो, नथिंग कैन एंड नथिंग विल स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग व्हाट वी डू। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कादिर मंदूखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कादिर मंदूखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, DGI-SPR ने जो तनकीद की है उसमें एक तनकीद तो फौज, ये जो हुकूमत की गवर्नेंस है, डिलीवरेंस है, उसके ऊपर भी है कि पर्टिकुलरली जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ हैं और प्रोपेगेंडा है उसको रोकने में हुकूमत भी बुरी तरह से नाकाम है। तो आप समझते हैं कि ये दुरुस्त बात है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, परफॉर्म नहीं कर पा रही? नहीं मेरे भाई,
नहीं मेरे भाई, हुकूमत ज़रूर नाकाम है, हुकूमत ज़रूर आवाम को डिलीवर करने में नाकाम है, हुकूमत ज़रूर फॉरेन पॉलिसी में नाकाम है, हुकूमत ज़रूर पानी बिजली गैस मुहैया करने में नाकाम है। मगर ये जो चीज़ें होती है ये इंटेलिजेंस इदारों का अपना काम है, चाहे ISI हो, चाहे MI हो, चाहे IB हो। और फिर दूसरी बात ये कि जो डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया में मैं आपको कराची का हवाला दूं, यहाँ तकरीबन 3.5-4 करोड़ आबादी है और 110 थाने हैं, और साइबर क्राइम का एक थाना है, एक सेक्शन है गुलिस्तान जौहर कराची में, जो एज MNA मैंने कंप्लेन दाखिल की, उसका आज तक जवाब नहीं आया है। सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी वफाकी हुकूमत के अंडर है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी इंटेलिजेंस बेस्ड जो इंस्टीट्यूशन है या पाक फौज से तो इसका ताल्लुक नहीं, बराह रास्त हुकूमत ने अमलदारी करनी है। एज फार एज पीका लॉ इज कंसर्न, तो पीका के सेक्शन 10 के अंदर प्रिसाइजली डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में लिखा हुआ है, अमलदारी हुकूमत का काम है। सर देखिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो असास अदारे हैं, FIA भी एक असास अदारे में आता है। FIA के पास जब कराची के 110 थाने में एक उनके पास सेक्शन हो और वो किसी MNA का भी कंप्लेंट जो है ना वो सही तरह से देख नहीं सके, तो आम पब्लिक क्या करेंगे? तो ये हुकूमत का काम है ना सर। कि ये उस वक्त भी मैंने उस वक्त भी ये बात उठाई थी और वैसे मैं एक चीज ये बताऊं आपको, मैं हुकूमत की तारीफ करने में बड़ा कंजूस हूं, लेकिन इस हवाले में ये टोटल जो ना जो रियासती अदारे उनको वो कंट्रोल कर रहे हैं FIA को। FIA भी इटसेल्फ एक इंटेलिजेंस अदारा है। तो मधुखेल साहब, नैयर बुखारी साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सर नैयर बुखारी साहब का स्टेटेड पोजीशन है कि अगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती तो फिर मुस्ताफी हो जाए। आप भी समझते हैं ये दुरुस्त है कि हुकूमत अगर डिलीवर नहीं कर पा रही तो छोड़ दे? मैं तो 2 महीने पहले ही कह चुका हूँ, जहां नवाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत से लाताल्लुक है और पंजाब हुकूमत ने अपनी बेटी की जहां हुकूमत है वहां तो तंदूर में भी रोटियां गिरने के लिए खड़ा हो जाता है। आप मुझे बताओ, पिछले 6 महीने से जो हुकूमत है वफाकी, एक प्रोजेक्ट में नवाज शरीफ साहब मौजूद है नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं कि जनरल सीटें इस वक्त फॉर्म 45 के मुताबिक जो है ना वो मुस्लिम लीग नून का एक भी जो मेन ओहदेदार है वो नहीं है, इवन अता तारड़ नहीं है। आप मुझे बताओ, अता तारड़ जो है ना क्या बिलावल भुट्टो साहब के मुकाबले में वो जीत सकता है? तो सवाल ये है कि उनको बेहतर बनाने के लिए पंजाब में जनरल सीटें है 141, रिजर्व मिला के तो 250 बन जाता है, वज़ीर आज़म बनता है 169 सीटों में। तो ये नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ को हुक्म देगा और अक्टूबर से पहले देगा कि ये कौमी असम्बली तोड़ दे और उसको दोबारा इलेक्शन कराए, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा के पास है, उनको सूट करता है। ये तो मैं 2 महीने से कहता आ रहा हूँ। तो मंदोखेल साहब, आप ऐसा होने देंगे? और अगर आप समझते हैं कि ये सोच है कहीं शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो उससे बहुत पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पिलर फराहम किया वैसे हुकूमत को वो पिलर खींच ले, हुकूमत तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। देखो, अगर हुकूमत चली जाए, पिलर हम खींच ले, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमने तो सबसे पहले इलेक्शन के बाद न चाहते हुए भी PTI को ऑफर की है कि आप अनकंडीशनली हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसने कहा आप तो चोर है, डाकू है। उसके बाद हमारे पास, हम खुद हुकूमत तो बना नहीं सकते थे, हमने नून लीग को ऑफर किए, लेकिन इसका मतलब ऑफर का मतलब ये नहीं है या नून लीग को सपोर्ट कि वो जो मर्जी है काले सफेद कर दे, हम खामोश बैठे रहेंगे। जो अच्छे काम करेंगे हम उसकी हिमायत करेंगे, जो गलत काम करेंगे हम अपना कंधा खींच लेंगे। जब कंधा खींच लेंगे तो मुंह के बल पे पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर भी वफाकी हुकूमत तो नहीं चल सकेगी। तो जब वफाकी हुकूमत नहीं चल सकेगी तो री इलेक्शन होगा। इसी वजह से हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने यह कहा कि अगर आपको कोई परेशानी है आप हुकूमत तोड़ दें, आप वफाकी हुकूमत तोड़ दें, जो कि मैं 2 महीने से कहता आ रहा हूं कि यह तोड़ेगा हुकूमत। नहीं तो आप असम्बली टूटने का या हुकूमत छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं? देखिए, ये चीजें हम इस वजह से भी कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून से, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी फरमाया कि आपसे अगर हुकूमत नहीं चल रही है तो आप छोड़ दें। आपसे हुकूमत चल नहीं रही है, जबरदस्ती अपनी मुकदमात को खत्म करने के लिए आप चिपके हो वफाकी हुकूमत से, और अपनी बाइक को आपने पाकिस्तान की तारीख में पहला मुकदमा एज ए वकील, मुझे 30 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करने, मैंने किसी मुजरिम को इस तरह पाकिस्तान में आते हुए 7 मिनट के अंदर, और अपील का टाइम होता है 20 दिन, 20 दिन के बजाय पिछली मरतबा आया था 6 साल बाद, इस मरतबा आया था 4 साढ़े 4 साल बाद, और अपील मंजूर भी हो गई, मुकदमा खत्म। ये बात आसिफ जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से की है कि आप अगर हुकूमत नहीं चला सकते या डिलीवर कर सकते तो छोड़ दें। देखिए, हम तो देख रहे हैं, हम तो फिर भी ये कह देंगे, पाकिस्तान की हुकूमत है जहां हम कर्ज और बी के तले डूबे हुए हैं,
हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन पे 17 अरब नहीं मधुखेल साहब, मैं मेरा सवाल सर बड़ा सादा सा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने ये शहबाज साहब से कहा है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत अगर डिलीवर नहीं कर पाती तो छोड़ दें आप, ये मशवरा दिया है जरदारी साहब ने? जब जरदारी साहब ने मीडिया के ऊपर बात कही है तो फिर उसमें क्या रह गई छुपी हुई बात? जब मीडिया में ये कहा है कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही है, जब मीडिया में आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि हम हुकूमत बना सकते तो गिरा भी सकते हैं, तो उसके बाद फिर और क्या रह गई है? उसकी मजीद की तशरीह करनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दे, तशरीह आ जाएगी आपको मजे की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्मली कहीं ये मीडिया में तो कहा है, लेकिन फॉर्मली कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मशवरा दिया है आपने, या इनफॉर्मली कि आपसे हुकूमत नहीं डिलीवर हो रही तो छोड़ दें? नहीं, ये बात तो मेरे बॉस आसिफ अली जरदारी साहब बताएंगे या उनका तर्जुमान बताएंगे, क्योंकि न मेरे पास इख्तियार है न मेरे पास इसका नॉलेज है। ठीक, तो कादिर मंदुखेल साहब, व्हाट आर यू लुकिंग एट नाउ? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट, या वो समझते हैं कि ये जो क्रैक्स है वो रप्चर्ड इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो हील हो सकते हैं? व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या वाकई दिसंबर में जो वो कह रहे हैं सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, तब्दील होती हुई देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, ये इनकी ख़याम ख्याली है। मेरी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब के साथ पस पर्दा जेल के अंदर मुज़ाकरात नाकाम हुए, मुज़ाकरात हो चुके हैं मगर नाकाम हुए। ये सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो पिछले हफ्ते जो एक नोटिफिकेशन उन्हें जारी किया था उमर अयूब के साथ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लगती है, ये भी इनकी चालाकी है। वो इस वजह से कि एक तरफ से अपने लोगों को मैसेज दिए कि फौज के खिलाफ नहीं बोलना है, दूसरी तरफ जो इनके लोग बुरा मानते हैं कि फौज से क्यों बात करें, उनके लिए जाली है। उमर अयूब तो जनरल सेक्रेटरी है, एडिशनल तो है ही नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ उन्होंने एक पते पे दोनों खेल खेल लिए है, और बार बार मैं मीडिया पे इस चीज को हाईलाइट करूँ। आप तो से भी पीटीआई से मुतालबा करता हूँ कि अगर वो नोटिफिकेशन जाली है तो आप असली जारी कर दें, और आप उनको हमने कोई ऐसा नहीं बोला है कि सर लास्टली मुझे बताएं कि आपने कहा है कि इमरान खान साहब के साथ जेल में मुज़ाकरात हुए हैं और नाकाम हो गए। ढूंढ रहे हैं। ये मुज़ाकरात किसने किए इमरान खान से जेल में? जी बिल्कुल, बस जिसकी तरफ उनका इशारा है, जिसकी तरफ वो तलबगार है, हमें तो चोर डाकू कहते हैं, सियासी और जमहूरी पार्टी को तो चोर डाकू कहते हैं। ये जिनसे ये करे, लेकिन इनको ये खाम ख्याली है जो उन्होंने 9 मई का जुर्म किए है, जो उन्होंने कर्नल शेर खान के मुजस्मे को तोड़ा है, जो उन्होंने कोर कमांडर की वर्दी लेके है, जो उन्होंने शोधा की यादगारों को जला के रख दी, इसके इख्तियार तो आर्मी चीफ के पास भी नहीं है, न चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास। इस सब के बावजूद इमरान खान से मुज़ाकरात हो सकते हैं? इनके पास जी हम तो सियासी लोग हैं, हम तो अपना दरवाजा बंद नहीं कर रहे, हम तो सियासी लोग हैं, हम तो चाह रहे हैं जितनी भी इख्तिलाफ हो। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने तो मुज़ाकरात नहीं करे, आप ये कह रहे हैं आपने तो मुज़ाकरात नहीं किए, मुज़ाकरात तो किसी और ने किए। नहीं, हम क्यों करेंगे मेरे भाई? नहीं तो जेल में जिस तरफ आपका इशारा है, जिस तरफ आपका इशारा है कि जिन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, क्या 9 मई के बाद वो मुज़ाकरात कर सकते हैं? मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करो मेरे भाई, कितने खुले अल्फाज में मैं यही कह रहा हूं कि बातचीत कर चुके हैं, वो नाकाम हुए। वो किसकी तरफ से नाकाम हुए हैं? देखिए 9 मई के बाद भी एस्टेब्लिशमेंट इनसे मुज़ाकरात करना चाहेगी? नहीं, मैं तो आपको क्लियर अल्फाज में कह दिया है कि जहां शोधा के यादगारों को उन्होंने जला के राख कर दिए है, इसके इख्तियार तो किसी के पास नहीं है, ना आर्मी चीफ के पास है, ना डीजी एसपीआर के पास है, ना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये बेकार की मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन शोधा के लवाकिन का जिसकी दिल आज़ारी हुई, जिनकी बच्चों ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, उसके इख्तियार तो किसी के पास नहीं है। आप मुझे बताओ कि अगर किसी और का बंदा कत्ल हो जाए और मैं और आप करूं तो कैसे मैं और आप माफ कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और शायद किसी हद तक जमात इस्लामी के धरने ने हुकूमत को बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान चीन से 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए बातचीत भी कर रहा है, और वाकिफान हाल के मुताबिक हुकूमत पर इस हवाले से भी दबाव है। बज़ाहिर ये तीनों अवामिल हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इम्तिहान से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर और FBR की कारकर्दगी पर सवालात उठाए थे, और अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत पावर सेक्टर में इस्लाहात की तैयारियों में है। वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर और FBR से मुताल्लिक़ क्या गुफ्तगू की, सबसे पहले ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। मैंने
कई बार ये बात कही और आज फिर इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहना चाहता हूँ कि पावर सेक्टर और FBR ये दो वो इदारे हैं जो कि में हम सब सवार हैं। अगर इसमें हम कामयाब हो गए इन दोनों इदारों को एफिशिएंट बनाने में और करप्शन से साफ करने में, तो ये कश्ती जो है अल्हम्दुलिल्लाह मंझधार से निकल कर किनारे पर लगेगी। और अगर ये दो इदारे सही ना हुए, खुदा ना खास्ता, और मुझे कोई शक नहीं कि सही क्यों नहीं होंगे, इंशाल्लाह होंगे, तो फिर ज़बान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है, खुदा ना खास्ता। अब हुकूमत ने पावर सेक्टर की कश्ती पार लगाने के लिए स्ट्रक्चरल इस्लाहात के नफाज के लिए 8 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। वफाकी वजीर बिजली और पानी अवैस अहमद खान लगारी की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील देने का मकसद पावर सेक्टर का माली बोझ कम करना, एक मौसर और पायदार मुसाबकती पावर मार्केट का क़याम मुमकिन बनाना है। टास्क फोर्स के चेयरमैन वफाकी वजीर बिजली और पानी सरदार अवैस अहमद खान लगारी के अलावा शरीक चेयरमैन वजीर आज़म की मुशीर बराए बिजली मोहम्मद अली और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफ़र इकबाल नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। सेक्रेटेरिएट ग्रुप के ग्रेड 21 के ऑफिसर सैयद ज़करिया अली शाह उन समेत नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SECP पाकिस्तान का एक रुकन टास्क फोर्स का हिस्सा होगा। एलामिया के मुताबिक टास्क फोर्स अपने उमूर अंजाम देने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से किसी भी माहिर का इंतखाब करने की मजाज होगी। टास्क फोर्स मकामी या बैनुल अक़वामी मुशावरती फर्मों, बैंकर्स, कानूनी मुशीरों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स या किसी दूसरी तंजीम या फर्द से रिकॉर्ड और मालूमात या मदद हासिल करने की मजाज होगी। पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के TORs भी दिए गए हैं। टास्क फोर्स पावर सेक्टर को माली और ऑपरेशनल लिहाज से अमली तौर पर पायदार बनाने के लिए इक़दामात और सिफारिशात भी दे सकेगी। टास्क फोर्स के मैंडेट में सलाहियत की अदायगियों को कम करने के लिए इक़दामात का जायज़ा लेना और तजवीज़ करना भी शामिल होगा। बाज़ प्लांट्स बंद करना और मुनासिब समझने पर दीगर ज़रूरी इक़दामात करना भी टास्क फोर्स की जिम्मेदारियों में शामिल है। टास्क फोर्स के काम में मुल्क के मुख्तलिफ IPPs के सेटअप, लागत से मुतालिक मामलात का जायज़ा लेना और उनको दुरुस्त करने के लिए आगे बढ़ने का तरीका तजवीज़ देने के लिए गलत तरीक़ों, तरीक़ाकार की कमज़ोरियों और रेगुलेटरी खला की निशानदेही करना भी शामिल है। IPPs के मुख्तलिफ पैरामीटर्स, शराइत और ज़वाबित के साथ साथ तामील का जायज़ा लेना भी टास्क फोर्स का मैंडेट होगा। मुतल्लिका सरकारी एजेंसीज, इदारों के साथ साथ दस्तखतशुदा मुआहिदे और तवानाई के शोबे में सर्कुलर डेट स्टॉक के मसले को हल करने के लिए इक़दामात की सिफारिश करना भी टास्क फोर्स की जिम्मेदारी है। इस हवाले से बताया गया है कि टास्क फोर्स का किरदार हक़ाइक़ की तलाश तक महदूद नहीं होगा और टास्क फोर्स अपनी सिफारिशात पर अमल दरामद की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार होगी। ताम वफाकी हुकूमत टास्क फोर्स के लिए बजट मख्तस करने समेत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। टास्क फोर्स क़याम के 1 माह के अंदर अमल दरामद प्लान के साथ साथ सिफारिशात मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश करने की पाबंद होगी। पावर डिवीजन टास्क फोर्स को नोटिफाई करेगा। अब इसमें नहीं है कि पावर सेक्टर ज़बू हाली का शिकार है और इसमें इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अभी हाल ही में पावर सेक्टर की माली बेज़ाब्तगियों से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही कर दी है। खबर के मुताबिक पावर सेक्टर में 5,273 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के पावर डिवीजन, डिस्कोज और नेपरा में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की गई है। पावर सेक्टर में मुख्तलिफ किस्म की बेज़ाब्तगियों, फ्रॉड और गबन की निशानदेही भी की गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी में 2,735 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही हुई है। NTDC में 228 अरब, नेपरा में 184 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही हुई है। रिपोर्ट में फेस्को 40 अरब, गैपको 66 और हेस्को में 83 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही हुई है। सेप्को में 221 अरब, लेस्को में 110 अरब, पेस्को में 163 अरब और टेस्को में 17 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही हुई है। जामशोरो पावर जनरेशन कंपनी में 68 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की गई है। अब देखा जाए तो पावर डिवीजन में इस वक्त एक तेज़ी से ज़बू हाली का नज़ुली का शिकार ये डिवीजन दिखाई देती है, जिसमें फौरी और मौसर इस्लाहात करना नागुज़ीर है। टास्क फोर्स तो बन गई है, लेकिन अमली तौर पर क्या इन सारे ये जो मैंडेट उसको दिया गया है इसको एग्जीक्यूट भी कर पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अलजायर की ईमान खलीफ और ताइवान से ताल्लुक़ रखने वाली बॉक्सर लिन युटिंग ने पेरिस में जारी ओलंपिक मुकाबलों में इस साल पहली बार तमगे जीते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में उनकी शिरकत उनके सिन्फ यानी जेंडर से मुताल्लिक गैर मुसद्दका दावों के बायस एक तनाज़े का शिकार हो गई थी और अब इस हवाले से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। IBA डॉक्टर्स की बकौल ईमान खलीफ और लिन युटिंग के खून के नमूनों के नताइज ये बता रहे हैं कि ये दोनों ट्रांसजेंडर्स नहीं बल्कि मर्द हैं। अब इस इंकिशाफ के बाद ईमान खलीफ और लिन युटिंग को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ईमान खलीफ और ताइवान की लिन युटिंग वो खिलाड़ी हैं जिन्हें अहलियत के मैयार पर पूरा ना उतरने की वजह से गुज़श्ता साल ख़वातीन की आलमी चैम्पियनशिप से बाहर कर दिया गया था।
इन दोनों को पेरिस में खवातीन के बॉक्सिंग मुकाबलों में हिस्सा लेने की इजाज़त तो मिली, लेकिन उनकी शिरकत मुतनाज़ा साबित हुई और सोशल मीडिया पर उनके सिन्फ से मुतालिक बहस जोर पकड़ती चली गई। मुकाबले का आगाज़ होने के बाद सिर्फ 46 सेकंड्स में ईमान खलीफ ने इटली की एंजेला केरेनी को मुकाबले से बाहर कर दिया था, जिसके बाद ईमान खलीफ के सिन्फ से मुतालिक सवालात जन्म लेते दिखाई दिए और उन्हें ट्रांसजेंडर होने का इल्ज़ाम भी उन पर लगाया गया, जिस पर ईमान खलीफ के मद्दाह शदीद गुस्से का इजहार भी करते रहे। एंजेलिना केरेनी ने भी ईमान खलीफ के ट्रांसजेंडर होने का शुबा जाहिर किया और इस हवाले से कहा कि उन्होंने मुकाबला अपनी जान बचाने के लिए ख़त्म किया। उन्हें यूँ लगा कि जैसे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। एंजेला केरेनी ने बाद में इस मौक़िफ़ पर माफ़ी मांगते हुए कहा कि क्योंकि बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी IOC ने ईमान खलीफ का अहल करार दिया है, इसलिए मैं उनके फ़ैसले का एहतराम करती हूँ। इस हवाले से ईमान खलीफ के वालिद ने मीडिया को दिए गए एक बयान में कहा कि ईमान खलीफ एक लड़की है और इसकी परवरिश भी लड़कियों की तरह ही की गई है। ताहम अब जो टेस्ट सामने आए हैं और IBA की रिपोर्ट सामने आई हैं, उन्होंने ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि ओलंपिक एसोसिएशन ने इनको इस वजह से तो इजाज़त दे दी कि दोनों ट्रांसजेंडर्स हैं और इनका एस्ट्रोजन लेवल अब इस हद तक है कि इनका शुमार फीमेल कैटेगरी में होगा, लेकिन उसके बाद मेडल्स भी आने के बाद जब ये ब्लड टेस्ट आए हैं, अवामी जो है वो ज़ाहिर मुतालबे पर जो ज़ोर पकड़ रहा था उस पर टेस्ट आया है, तो उसमें ये बात अब मुनकशफ हो गई है कि दोनों ही मर्द हैं, जिसके बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो एक ये बड़ा तनाज़ा है जो पेरिस ओलंपिक्स के अंदर जन्म लिया है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।